ये NHK वर्ल्ड जापान है। आप सुन रहे हैं हमारी हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। सजीव प्रसारण का आनंद आप हमारी वेबसाइट nhk.jp/हिंदी पर जाकर भी ले सकते हैं। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड जापान। बारह मई की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। जापान और यूरोपीय संघ के नेता इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है और इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन ने बृहस्पतिवार को टोक्यो में प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से मुलाकात की। बैठक का प्रमुख विषय रहा यूक्रेन पर जारी रूसी आक्रमण। किशिदा ने कहा कि जापान रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए G7 देशों के साथ सहयोग करेगा, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। हम यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस आक्रमण पर प्रतिक्रिया देने के लिए अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों से समर्थन का आह्वान करने के लिए समूह में सहमति बनी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मिशेल ने जापान और यूरोपीय संघ के बीच गठबंधन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर यूक्रेन और वहां के लोगों के लिए प्रभावी मानवीय, वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने प्रतिबंधों से बच निकलने के मार्ग रोकने और दुष्प्रचार से निपटने में परस्पर सहयोग पर भी बल दिया है। हम आश्वस्त हैं कि युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में होना चाहिए और वे होंगे। बृहस्पतिवार की बैठकों के विषयों में बढ़ते चीनी प्रभुत्व वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा भी शामिल है। 2019 में यूरोपीय संघ में पदभार संभालने के बाद संघ के नेताओं की ये पहली जापान यात्रा है। मिशेल की शुक्रवार को हिरोशिमा में शांति स्मारक संग्रहालय जाने की योजना है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर जापान ने बृहस्पतिवार को रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें नए निवेशों पर प्रभावी रूप से रोक शामिल है। रूसी कंपनियों में 10% या इससे अधिक भागीदारी लेने से पहले या 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रूसी कंपनियों को नए ऋण देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसका अर्थ हुआ कि इन गतिविधियों पर प्रभावी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही रूसी कंपनियों और अन्य संगठनों को भुगतान करना भी प्रतिबंधित है। रूस की आक्रामकता के जवाब में जापान ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने मंगलवार को प्रतिबंधित सूची में शामिल लोगों द्वारा किसी तीसरे पक्ष को क्रिप्टो संपत्ति का हस्तांतरण निषिद्ध कर दिया। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल मुद्रा के उपयोग से प्रतिबंधों से बच सकने के मार्ग बंद करना है। जापान सरकार ने पिछले महीने रूस से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का तरजीही व्यापार दर्जा छीनते हुए उससे होने वाले आयात पर शुल्क भी बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त जापान सरकार ने मंगलवार को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन सहित 141 लोगों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली नीनित्सो और प्रधानमंत्री सान्ना मारिन ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर अपने देश को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि फिनलैंड को अविलंब नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। नाटो सदस्यता से परहेज रखते हुए फिनलैंड तटस्थ रुख बरकरार रखता आया है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर नाटो की सदस्यता के लिए जनता की मांग बढ़ती जा रही है। पड़ोसी देश स्वीडन भी नाटो की सदस्यता पर नजर रखे हुए है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने से यूरोप की सुरक्षा संरचना में भारी परिवर्तन हो सकता है
और रूस से कड़ा विरोध मिल सकता है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जापान का चालू खाता संतुलन वित्त वर्ष 2021 में भी धनात्मक रहा, लेकिन इस अधिशेष में लगातार चौथे वर्ष गिरावट आई है और वित्त वर्ष 2020 की तुलना में ये 22.2% कम हुआ है। वित्त मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में 126 खरब येन यानी लगभग 98 अरब डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ। चालू खाता विश्व के साथ जापान के कारोबार और निवेश का मुख्य पैमाना माना जाता है। व्यापार घाटा लगभग 12.7 अरब डॉलर का रहा। कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात की उच्च कीमतें इसका मुख्य कारण रहीं। प्राथमिक आय अधिशेष एक वर्ष पहले की तुलना में बढ़कर 167.3 अरब डॉलर हो गया। ये विदेशी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज और लाभांश दर्शाता है। सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश में बढ़त और डॉलर के मुकाबले कमजोर येन के चलते भी अधिशेष में वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ में हवाई अड्डों और विमानों में कोरोना वायरस रोधी उपाय के तहत चेहरे का मास्क पहनना 16 मई से अनिवार्य नहीं रहेगा। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी यानी EASA ने बुधवार को यूरोपीय रोग रोकथाम एवं नियंत्रण केंद्र के साथ मिलकर नीति में इस ताज़ा सुधार की घोषणा की। EASA का कहना है कि ये निर्णय टीकाकरण के स्तर और बढ़ती संख्या में यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस प्रतिबंधों में दी जा रही ढील सहित कई कारकों पर आधारित है। हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकारी अब भी मानते हैं कि संक्रमण रोकने के लिए चेहरे का मास्क पहनना एक महत्वपूर्ण उपाय है। उनका कहना है कि विमान सेवा कंपनियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर लोगों को मास्क पहन लेना चाहिए। कई यूरोपीय देशों ने मास्क की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। फ्रांस 16 मई को सार्वजनिक परिवहन में मास्क की अनिवार्यता समाप्त कर देगा, लेकिन अस्पतालों सहित कुछ प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा। हांगकांग पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाला एक कोष चलाने के संदेह पर 90 वर्षीय रोमन कैथोलिक पादरी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि उसने हांगकांग के पूर्व बिशप कार्डिनल जोसेफ जेन, गायिका अभिनेत्री डेनिस हो और 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। इन चारों को बुधवार रात रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जेन और इन 3 अन्य लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले एक कानूनी सहायता संगठन के संचालन हेतु विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ की थी। 612 मानवीय राहत कोष नामक इस भूतपूर्व संगठन ने उन लोगों की मदद की थी जो 3 साल पहले हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हुए गिरफ्तार या घायल हुए थे। लोकतंत्र समर्थक मुखर कार्यकर्ता जेन धर्म पर थोपे चीनी प्रतिबंधों के लंबे समय से आलोचक रहे हैं। हालिया दिनों में वो हांगकांग प्रदर्शनों में गिरफ्तार या कैद कार्यकर्ताओं के समर्थन में जुटे हुए थे। जेन की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस की प्रेस उप मुख्य सचिव केरिन जॉन-पियरे ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि समृद्ध और सुरक्षित समाज के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। उन्होंने चीन और हांगकांग से आह्वान किया कि वे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना बंद करें और अन्यायपूर्वक हिरासत में लिए गए तथा दोषी ठहराए गए लोगों को तुरंत रिहा करें। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।